Okay viewers, very warm welcome back to my YouTube channel Psycho Mantras. Today's video is going to about measure of central tendency. Before we start measure of central tendency, उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन द डेटा इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डेटा प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ शोज ए बेल शेप्ड कर्व। आप ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, बेल शेप्ड कर्व। देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है, ये जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं डेटा को। तो इसमें जो कर्व आता है वो देखने में जो बेल होता है उसी के शेप में आता है। तो इसलिए हम इस कर्व को क्या कहते हैं, बेल शेप कर्व, जो कि देखने में जो कर्व है वो बेल की तरह लगता है। तो इसलिए हम इस कर्व को क्या कहते हैं, बेल शेप कर्व। और ये जो लेफ्ट और राइट साइड है, ये दो सिमेट्रिकल साइड है। होप आपको ये समझ में आ गया। तो आप दो वर्ड याद रखेंगे, एक है आपका बेल शेप्ड कर्व और एक है आपका सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है आपका स्क्यूनेस। व्हाट इज स्क्यूनेस? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो हम डेटा को जो वाई एक्सिस है उसके दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, लेकिन अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अगर सपोज जो हमारा जो कर्व है वो दोनों तरफ सिमेट्रिकल नहीं होता है, तो तब क्या होता, तो जो कर्व का जो टेल है, ये देखिए ये एक टेल और ये टेल। तो देखिए जो कर्व का टेल होता है इसमें एक तरफ ज़्यादा झुका होता है, इधर लेफ्ट और राइट। कभी कभी आपका राइट की तरफ ज़्यादा झुका होता है और कभी कभी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुका होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस। तो देखिए स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस कैन बी डिफाइंड as a statistical measure that describe the lack of symmetry. It is, लिखिए ये आप वर्ड याद रखेंगे, it quantifies the degree to which the data deviates from perfectly symmetrical distribution। मतलब आपका डेटा जो सेंटर से कितना ज़्यादा डेविएशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस। डेविएशन का मतलब होता है कि आपका डेटा सेंटर से कितना ज़्यादा डिस्पर्स होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्क्यूनेस। तो देखिए आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस का जो प्लस होता है, और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस का जो माइनस होता है। तो अगर सपोज कीजिए जो टेल होता है ग्राफ का, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज़्यादा झुका होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस। और अगर टेल का झुकाव अगर राइट की तरफ होता है उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। क्यों? जो एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो जो टेल है वो क्या होगा, राइट की तरफ ज़्यादा झुका होगा। तो देखिए ये है आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस, इसलिए देखिए जो टेल का झुकाव है वो राइट की तरफ ज़्यादा है। इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द टेल ऑन द राइट साइड, ये है आपका राइट साइड द लार्जर वैल्यूज इज लॉन्गर देन द टेल ऑन द लेफ्ट साइड, जो होता है आपका स्मॉलर वैल्यूज।
नेक्स्ट है आपका नेगेटिव स्क्यूनेस। तो देखिए जो नेगेटिव स्क्यूनेस होता है उसमें आपको क्या मिलेगा कि जो टेल होता है कर्व का वो लेफ्ट की तरफ होगा। हाँ, जो कर्व होगा वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुका होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, लेफ्ट स्क्यू। इन नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द टेल ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में होता है टेल, द टेल ऑन द लेफ्ट साइड जो होता है आपका स्मॉलर वैल्यूज इज लॉन्गर देन द टेल ऑन द राइट साइड जो होता है आपका लार्जर वैल्यूज। आप एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है आपका पॉजिटिव स्क्यूड, और एन ईजी टेस्ट होता है, इस जो स्कोर होता है ईजी टेस्ट का वो होता है आपका नेगेटिव स्क्यू। तो ये था आपका स्क्यूनेस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए ये है हमारा मेन टॉपिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपका साइकोलॉजी पेपर 2 जो होता है आपका यूजीसी नेट का, वो उसका यूनिट 2 में आता है। तो देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये है आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विथ एन एग्जाम्पल। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट जिसका स्कोर है 83, 82, 81, 80, 79, 78 और 77। उसका एक स्कोर कार्ड है, उसका रिजल्ट है एग्ज़ाम का। तो उसका दोस्त उससे पूछ रहा है कि तेरा रिजल्ट कैसा है। तो जो स्टूडेंट है उस दोस्त को बोल रहा है मेरा स्कोर लगभग 80, अराउंड 80 है। तो देखिए वो स्टूडेंट क्या किया, जो एक वैल्यू है, एक वैल्यू से पूरा डेटा को रिप्रेजेंट किया, एक वैल्यू से। तो देखिए ये जो 80 है वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा गिवन डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसको, उस दोस्त को पता चल गया है जो मेरा फ्रेंड है उसका जो स्कोर है वो अराउंड 80 है, लगभग 80 के करीब है। वो 83 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, लेकिन एक हमको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आ गया कि जो मेरा फ्रेंड का स्कोर है अराउंड 80 है, मतलब वो तो कभी 90 नहीं होगा। तो ये जो डेटा है जो पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जो एक जो वैल्यू है जो पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसी डेटा को, उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। तो देखिए a measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within that set of data. As such, measures of central tendency are sometimes called measure of central location. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। हम क्या करते हैं, जो डेटा का सेंट्रल वैल्यू है उसी को हम फाइंड करते हैं। जो वैल्यू क्या करेगा, जो हमारा पूरा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को हम कहेंगे सेंट्रल, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। In simple language, we find the central value of the given data, which value represents the given data, is called central value और measure of central tendency। तो देखिए हम measure of central tendency क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे, देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम सिंगल वैल्यू से पूरा डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए हमको हमारा डेली लाइफ में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो जो हम मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, वो 3 तरह से कर सकते हैं। एक है मीन, एक है आपका मीडियन और थर्ड है आपका
मॉड। फर्स्ट है आपका मीन। तो मीन क्या है? मीन को एरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। तो एवरेज इक्वल टू, आपको पता है, एवरेज इक्वल टू, आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है एवरेज। तो देखिए मीन क्या होता है, वो एरिथमेटिक एवरेज ही तो होता है। तो इसका मीन निकालेंगे, तो मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। जो पहला वीडियो, आपको जो पहला वीडियो है उसी से आपको पता बोला था, जो हमारा स्टैटिस्टिकल सिंबल्स होता है उसमें हम एक्स बार से क्या करते हैं? मीन को डिनोट करते हैं। एक्स बार इक्वल टू, तो हम इसको क्या करेंगे? इसका समेशन बेर निकालेंगे। तो लिखिए, देखिए 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 आपका 40 होगा, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 10 क्या होगा? 80, 80 प्लस 15 95, 95 प्लस 15 लगभग, हाँ 15, तो आपको आएगा 110। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 on 7, 7 5 35, तो ये अब आएगा आपका लगभग 15.7। ये आएगा आपका, हाँ जी, ये आएगा आपका लगभग 15.7 आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये हो गया कि आपका मीन। तो देखिए मीन का कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है? टेक इनटू अकाउंट एवरी वैल्यूज इन द डेटा सेट। जब हम मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं? डेटा सेट में जो भी वैल्यू होता है हर वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं। ये है आपका एडवांटेजेस। वाइडली यूज्ड एंड अंडरस्टूड, ये ज़्यादा यूज़ होता है और इसको समझने में भी ईजी होता है। नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर डेटा अगर सिमेट्रिकल होगा, ये जो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के दोनों तरफ डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो सिमेट्रिकल शेप आएगा, तो वो डेटा अगर होगा तो हम मीन निकालने में क्या होगा? मीन क्या करेगा? गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, इसमें आपको क्या करेगा? जो रिजल्ट है वो बेटर निकलेगा। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज भी है, हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। नेक्स्ट है आपका, कैन बी मिसलीडिंग इफ द डेटा इज स्क्यूड। अगर डेटा स्क्यूड होगा तो आपको मिसलीड भी करेगा, आपका कंक्लूजन गलत आ जाएगा। सपोज कीजिए जो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का आपको एग्जांपल दिया था। सपोज कीजिए किसी, हम अगर आपसे पूछें कि जो हमारा इंडिया का जो एम्प्लॉयज़ है उसका मंथली एवरेज सैलरी कितना है, तो आप बोलेंगे 46,000 अराउंड। तो देखिए ये आपका क्या है? एवरेज। लेकिन आपको पता है कोई करोड़ों रुपया कमा रहा है और कोई 10,000 भी कमा रहा है। तो ये जो आपको एवरेज मिला, इससे आपको जो कंक्लूजन है कि हर पर कैपिटा इनकम 46,000 है, ये आपको मिसलीड करेगा। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल का आपका जो सैलरी है वो 46,000 नहीं होता है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कितना है? 46,000। लेकिन आपको पता है जो पर कैपिटा इनकम 6,000 मीन्स जो हर व्यक्ति आय है वो क्या होता है? 46,000। ये आपको क्या करेगा? ये डेटा आपको मिसलीड करेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि
हर कोई 46,000 नहीं कमाता, किसी का सैलरी ज़्यादा है, किसी का कम है। तो जो एवरेज है वो आपका हाँ, एवरेज जो होता है वो आपको मिसलीड करता है, जो कंक्लूजन आता है वो गलत आता है इसमें। नेक्स्ट है आपका मीडियन। देखिए, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द वैल्यूज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, मीडियन क्या होता है, एक आपका डेटा, गिवन डेटा होगा, उसको हम क्या करेंगे, पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। उसके बाद जो मिडिल वैल्यू आएगा वही, उसी को हम क्या कहेंगे, मीडियन। तो देखिए, गिवन डेटा है, तो देखिए पहले क्या आएगा, 10 10 10 15 15 20 30। अब मिडिल वैल्यू को देखिए, इसमें ये आपका, तो देखिए ये आपका पहले वाला ट्रिम 3 टर्म और ये है आपका लास्ट वाला 3 टर्म। तो हम क्या करेंगे, डेटा को इक्वली दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो मिडिल वैल्यू है वो क्या आएगा आपका, 15। वही होगा आपका क्या, मीडियन। देखिए, मीडियन क्या करता है, द मीडियन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन हाफ। मीडियन क्या करता है, आपको जो मीडियन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको दोनों तरफ इक्वली डिवाइड कर देता है। देयर आर 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियन वैल्यू। In a distribution with an odd number of observations, the median value is the middle value. तो देखिए, अगर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, जो मिडिल वैल्यू होगा वही आपका मीडियन होगा। सपोज कीजिए इसमें और एक वैल्यू जोड़ दीजिए, और एक वैल्यू जोड़ दीजिए, कितना हुआ इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या करेंगे, अब दोनों तरफ बांट देंगे, ये 3 है और इधर से 3 बांट देंगे। तो देखिए आपका जो मिडिल में 2 वैल्यू आएगा। तो इससे हम कैसे मीडियन निकालेंगे, तो जो वैल्यू 2 वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, उसका समेशन निकालेंगे, 15 + 15। ठीक है, समेशन निकालेंगे, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 15 + 15 आपका क्या होता है, 30। 30 डिवाइडेड बाई 2, अब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 15। तो ये तो ठीक है, आपका जो इसका भी 15 आया, ये भी 15, ये एक्सीडेंटल केस है। तो देखिए इसको निकालने के जो फार्मूला होता है, देखिए अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो आप कैसे निकालेंगे, और अगर इवन है तो कैसे निकालेंगे। इवन होगा तो n+n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस टर्म डिवाइडेड बाई 2। इसी फार्मूला से हम क्या करेंगे, मीडियन को निकालेंगे। क्या है फार्मूला, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए n+2, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कितना ऑब्जर्वेशन था, 8। ताहले 8 + 2, 8/2 मीन्स 4th टर्म, आपका 4th टर्म प्लस n/2 प्लस 1, 8/2 प्लस 1 आपका आएगा 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो आपका 4th टर्म क्या है, 15, और 5th टर्म क्या है, 15। 15 + 15 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या आएगा, 30।
डिवाइडेड बाई 2, इफ कैंसिल कीजिए तो आएगा आपका 15। तो ये हो गया आपका मीडियन। ये है आपका मीडियन। नेक्स्ट देखिए, मीडियन का एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्यों हमको क्यों अफेक्ट नहीं होता? जो कि हम एक्सट्रीम वैल्यू को काउंट ही नहीं करते। जो मिडिल वैल्यू है उसी से हम हमारा जो कंक्लूजन है वो हम मिडिल वैल्यू से ही करते हैं। इसलिए नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्यों? जो कि हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इंक्लूड ही नहीं करते हैं, इसलिए ये अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटर ऑफ डेटा व्हेन द आउटलायर्स आर प्रेजेंट। जब आउटलायर प्रेजेंट होता है तब मीन से ज़्यादा आपको मीडियन ज़्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है। नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर ऑर्डिनल डेटा। तो ये ऑर्डिनल और कार्डिनल आपको नेक्स्ट में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ द मीडियन, डोंट यूज़ ऑल वैल्यूज़ इन द डेटाबेस। आपको पता है हर वैल्यू इसमें यूज़ नहीं होता। जो मीन होता है उसमें हर वैल्यू का हम समेशन निकालते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ जो डेटा है उससे हम डिवाइड करते हैं। लेकिन जो आपका मीडियन होता है उसमें हम जो ऑल वैल्यूज़ है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। जो मिडिल वैल्यू होता है उसी से हम कंक्लूजन निकालते हैं। नेक्स्ट, may not be the best representation of the center for all types of data। सब तरह का जब डेटा हुआ, ठीक है, आपका डेटा अगर स्क्यूड है तो ठीक है, लेकिन सब डेटा में आपका मीडियन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये है आपका लिमिटेशन। नेक्स्ट है आपका मोड। तो मोड क्या है? आपको पता है मोड, द मोड इज़ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो टर्म सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही आपका क्या है? मोड है। सपोज कीजिए एक कोका कोला है, ओनली अकरिंग वैल्यूज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। आपका डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही आपका है मॉड। तो इसमें देखिए 10 कितने बार रिपीट हुआ? 1 2 3 टाइम्स। आपका 15 2 टाइम्स। आपका 20 1 टाइम और 30 1 टाइम। तो आपका मॉड क्या होगा? मॉड आपका है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होगा। तो आप देख पा रहे हैं जो 10 है वही सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपका मॉड क्या होगा? 10। देखिए इसका एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। देखिए एडवांटेजेस क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। जो मॉड है सबसे आसान होता है। देखिए आप डेटा को आप अपने रीड कर लिया और आपको पता चल गया कि इसका मॉड क्या है। नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर आपका जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। क्यों? जो कि हम क्या करते हैं, हम जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं उसी को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटा। जो कैटेगोरिकल डेटा है उसमें मॉड आपका ज़्यादा यूजफुल होता है। ये आपका एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज भी है, लिमिटेशन भी है। देखिए मे नॉट बी यूनिक। अब किसी डेटा में आपका हो सकता है कि जो आपका मॉड है वो एक से ज़्यादा हो, तो इसलिए हमेशा आपको एक ही माने जो आपका मॉड है वो एक ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मे नॉट बी यूनिक। जो आपका मॉड है एक से ज़्यादा आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? बाई मॉडल। और 2 से ज़्यादा आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे? मल्टी मॉडल डेटा।
may not be a good representation of the center if the data is clustered around a single value. अगर आपका डेटा एक सिंगल वैल्यू के आसपास क्लस्टर्ड है तो वो मॉड आपको सही आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। क्यों कि मॉड जो आपको मॉड हम कैसे काउंट करते हैं, जो मॉड होता है सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है उस वैल्यू का हम चूज़ करते हैं। तो अगर आपका डेटा सेंटर की अगर डेटा क्लस्टर्ड है अराउंड सिंगल वैल्यू तो आपका जो मॉड है वो आपको मिसलीड करेगा। मे नॉट एग्जिस्ट इन सम डेटाबेस, जो आपका मॉड है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो ये था आपका लिमिटेशन मॉड का। तो देखिए इनका कंक्लूजन देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि कब हम मीन यूज़ करेंगे, कब मीडियन यूज़ करेंगे और कब मॉड यूज़ करेंगे। ये तो प्रॉब्लम होता है आपका। तो देखिए चूजिंग बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड डिपेंड्स ऑन योर डेटा। डेटा के बेस पे हम मीन, मीडियन और मॉड को फाइंड करेंगे। एंड द एनालिसिस नीड्स, तो हमको डेटा से पता चलेगा कि इसमें मीन ज़्यादा एक्यूरेट होगा या मीडियन या मॉड। देखिए द मीडियन इज़ ऑफन बेटर फॉर स्क्यूड डेटा। अगर डेटा स्क्यूड है तो हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। द मीन इज सुटेबल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पहले ही बता दिया कि जो मीन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा अच्छी से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए द मीडियन इज़ ऑफन बेटर फॉर स्क्यूड डेटा। अगर डेटा स्क्यूड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मीडियन। अगर डेटा सिमेट्रिकल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मीन। द मॉड इज़ बेस्ट फॉर कैटेगोरिकल डेटा। और हम क्या करेंगे, मॉड को किधर यूज़ करेंगे, अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल डेटा है उधर हम क्या करेंगे, मॉड यूज़ करेंगे। तो ये था आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्लास। होप आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।